जोजो टीवी। बातूनी खरगोश और ऊदबिलाव। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊदबिलाव बोलने लगा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊदबिलाव को सारी बात बताई तो ऊदबिलाव ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा, क्या कहा? बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर ऊदबिलाव मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही ऊदबिलाव पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया। पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर ऊदबिलाव हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। पक 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 पक, बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला, चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं। हाय राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर ऊदबिलाव पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मियां, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनीपन का सबक जो मिल चुका था। काला पिज्जा। कुछ साल पहले की बात थी। धर्मा करके एक आदमी था। उसका एक कैफे था, धर्मा कैफे। उसमें वह तरह तरह के पफ, समोसे, केक्स, ड्रिंक्स और कॉफ़ी भी बेचता था। उसका कैफे बहुत मशहूर था। सभी लोग वहाँ के स्वाद पसंद करते थे। कुछ साल तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में उसके यहाँ ग्राहक आना कम हो गए थे। तभी धर्मा ने उसके बेटा दीपक को बुलाया और ऐसा बोला, बेटा दीपक, तुम देख ही रहे हो कि इस गांव में और हमारे गली में भी 2-3 नए कैफ़े खुल चुके हैं। इसी कारण हमारे कैफ़े का आमदनी कम हो चुका है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। पिताजी, अभी आप इस कैफ़े को नहीं संभाल सकते। मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दीपक अपने पिताजी को ऐसा बोलकर एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे ले लिया। फिर दीपक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कैफे में पूरी तरह बदलाव लाने की सोचता है। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर सारे इंटीरियर्स को बदलने के लिए बोला, यार शेरू, मैं अपने कैफे में नया इंटीरियर बनाना चाहता हूँ ताकि उसको देखकर मेरे ग्राहक बढ़ सकें। ठीक है यार, वो तो आसानी सी बात है। थोड़े से ब्राइट कलर्स डालेंगे और लाइटिंग भी अच्छा लगाएंगे। देखना, तुम्हारा कैफे 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ।
कैफे का सारा लुक दीपक और शेरू मिलकर बदल डालते हैं, लेकिन उसके कैफे के सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आती। तभी एक दिन दीपक मुंह लटकाकर घर आया। उसको उदास देखकर धर्मा जी ने पूछे, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या करूं पिताजी, मैं अपने कैफे में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो, एक अनोखी नया पकवान को शुरू करो जो सिर्फ हमारे कैफे में ही मिले, ताकि लोग उसे खाने के लिए भागते हुए आएं। पिताजी का बात मानकर दीपक इंटरनेट पे खोज शुरू किया। तरह तरह के डिशेस देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक पिज्ज़ा पर पड़ती है। दीपक उस ब्लैक पिज्ज़ा को अपने कैफ़े में शुरू करना चाहा। जब से कैफ़े में ब्लैक पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक पिज़्ज़ा दिखने में काली है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। गांव में और शहर के लड़के लड़कियां, नौजवान उस ब्लैक पिज़्ज़ा को खाने के लिए आने लगे। दीपक भी ब्लैक पिज़्ज़ा के तस्वीरें कैफ़े के चारों तरफ लगा देता है। कुछ ही दिन में उस ब्लैक पिज़्ज़ा की वजह से लाखों रुपए कमाने लगता है। फिर एक आदमी आकर दीपक से बोला, अरे दीपक बेटा, तूने फिर से अपने पापा की कैफे को खोया हुआ वैभव लेके आया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गोल्डन रैट हाउस। बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है, गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे। ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूं। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ। उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना। और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था।
वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। परवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। परवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। परवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर परवेश के सामने खड़ा हो गया। परवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर परवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह परवेश वहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन परवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही परवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही परवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने परवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। परवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप परवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब परवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ,
लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी।